वेलकम टू हाचिको फिटनेस। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेलिंग में जाएंगे लेग्स के वर्कआउट में। स्पेशली यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा किसे स्क्वाट करना चाहिए, किसे लेग प्रेस करना चाहिए, लंजेस कौन कर सकता है, लेग कर्ल, लेग प्रेस, ये सारी मूवमेंट, सिंगल लेग, बायलैटरल, ये इन सारी चीज़ों की डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा स्क्वाट और लेग प्रेस के बीच का डिफरेंस। ये डिफरेंस समझना बहुत ही ज़रूरी है। स्क्वाट जो होता है उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए रहता है, वो किस तरीके का मूवमेंट है। स्क्वाट एक स्ट्रक्चरल मूवमेंट है जहाँ पे आपके पैर काम करें लेकिन लोड आपके पूरे बॉडी पर है। आप जब भी स्क्वाट करते हो आप बार को अपने शोल्डर्स पे रखते हो, कुछ इस तरीके से शोल्डर ब्लेड्स के ऊपर, मतलब लोड आपके स्पाइन पे, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल मूवमेंट कहा जाता है। वहीं पे अगर आप लेग प्रेस देखोगे तो वो लेग प्रेस सपोर्टेड मूवमेंट है जहाँ पे आपकी अपर बॉडी के ऊपर लोड नहीं होता, लोड होता है आपके पैरों में, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं वेट पुश कर रहा हूँ लेकिन मेरा स्पाइन जो है वो रिलैक्स पोजीशन में है, वो कॉन्ट्रैक्टेड है लेकिन ओवरलोडेड नहीं है, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं है। जो भी कॉम्प्रेशन है मेरे हिप से लेके मेरे टोस, मेरे एंकल्स के बीच में। और स्क्वाट में मैं आपको एक बात और बता दूं, स्क्वाट में कोर स्ट्रेंथ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वहीं पे लेग प्रेस अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कोर स्ट्रेंथ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है लेकिन बहुत ही माइनर, नॉट इफ़ यू कंपेयर विथ स्क्वाट, हार्डली 20%। आइए मैं आपको किसी से मिलाता हूँ। मीट माई फ्रेंड डैनी। तो जैसा कि मैं आपके सामने लेग्स की बात कर रहा था, हम डैनी की लेग्स देखेंगे। डैनी कम ऑन, कैन यू सी द शार्पनेस? ओह माय गॉड, प्योर मस्कुलैरिटी यू कैन सी। हर एक फाइबर्स अच्छे से उठ के आ रहे। शाबाश डैनी। हम डिटेल में जाने से पहले डैनी से कुछ सवाल करेंगे। डैनी, आप हफ्ते में लेग्स कितनी बार करते हो और आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है? मैं हफ्ते में 2 बार ट्राई करता हूँ लेग्स करने का, और स्क्वाट्स एंड लंजेस। सुना आपने, स्क्वाट एंड लंजेस। डैनी हमें कुछ स्क्वाट्स करके दिखाएंगे। लेट्स सी। कौन डैनी? वेरी गुड। आप देख सकते हो काफ़ी परफेक्शन है इनके स्क्वाट में। लेग्स का स्टांस भी क्लोजर है, वाइडर नहीं रखा इन्होंने। एंड आप देख सकते हो बॉडी वेट पूरा का पूरा हील पे है, नीचे जाते वक्त न्यूट्रल कर्वेचर है स्पाइन का, वो भी इन्होंने लूज नहीं किया है। दिस स्क्वाट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्क्वाट आई हैव सीन। वेरी गुड डैनी, शाबाश। आप देख सकते हो काफ़ी लेग्स में अच्छा पंप आ रहा है। गुड, अमेजिंग अमेजिंग डैनी, थैंक्स फॉर द परफेक्शन मैन। तो डैनी एक्टर है, आप उससे मिलते रहोगे एंड ही इज डूइंग हिज कोर्स इन पर्सनल ट्रेनिंग। तो सून ही गोना बी एन अमेजिंग ट्रेनर, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। थैंक यू। चलिए वीडियो की अभी हम एक्चुअल शुरुआत करते हैं। हु कैन डू स्क्वाट्स? स्क्वाट कौन कर सकता है? सबसे पहला तो जिनको स्पाइन का कोई इशू नहीं होना चाहिए स्क्वाट करते समय, नी का कोई इशू नहीं होना चाहिए, तो पर्सन एटलीस्ट जो स्क्वाट कर रहे हैं उनकी आइडियल फ्लेक्सिबिलिटी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि वो कंफर्टेबली बॉडी वेट से फ्लोर पे बैठ सके और उठ सके। जैसे कि वो फ्लोर पे अगर बैठे तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनके नी जॉइंट और हिप जॉइंट में होना चाहिए कि वो यूजुअली बैठ सके, ताकि वो स्क्वाट करने में उनको कोई दिक्कत ना आए। अब अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ स्क्वाट में, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, ये जब बार को हम कंधे पे लोड करते, आप मेरे एल्बोज की फ्लेक्सिबिलिटी को देखिए। एल्बोज एंड शोल्डर कुछ इस तरीके से पीछे होना चाहिए। जब ये एल्बोज पीछे जाते हैं, ये बार आगे आपके ट्रैप्स में लॉक हो जाता है। सेम वे आपकी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होना चाहिए। जब आप बैठ रहे हो तो आपका हिप यहाँ पे राउंड नहीं होना चाहिए। अगर वो राउंड हो रहा है मतलब यू आर नॉट फ्लेक्सिबल। नी जॉइंट, आपके कॉर्ड्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी इनफ होनी चाहिए कि वो आपको हिप को अलाउ करे नीचे जाए। अगर आपके कॉर्ड्स फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो वो आपके हिप को यहीं कहीं रोक देंगे एंड उससे आपको स्क्वाट करने में दिक्कत आएगी, आपका बैलेंस ख़राब होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है, चाहे वो शोल्डर हो, हिप जॉइंट हो, नी जॉइंट हो। ओवरऑल आइडियल फ्लेक्सिबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर डूइंग स्क्वाट। स्ट्रेंथ, मैं कोर स्ट्रेंथ की स्पेशली बात कर रहा हूँ क्योंकि बार बार आपके शोल्डर पे है एंड आप लेग्स का वर्कआउट कर रहे हो, बीच में कुछ है अगर कनेक्टिंग पॉइंट तो वो है हमारा कोर मसल। उनका एंगेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोर वीक है तो भी आपका स्क्वाट ख़राब हो सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगा स्क्वाट करते समय, सिलेक्शन ऑफ शूज़ कैसा होना चाहिए, किस तरीके के जूते आपको पहनने हैं। सबसे पहला तो मैं आपको ये बताऊँगा, ये है वेट ट्रेनिंग शूज़। These are okay for squats, but these are not best. What is best? The shoes which I am wearing. These are weight lifting shoes. आप अगर देख सकते हो इसका जो हील है वो सॉलिड है, उसमें कहीं पे भी सॉफ्टनेस नहीं है, काफ़ी रिजिड हील है
और उसने मुझे अच्छी खासी हाइट दे के रखी है। आपको वो ऐसे शूज़ अवॉइड करने हैं जिनके हील जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि जॉगिंग शूज़ हो गए, वॉकिंग शूज़ हो गए, जिनके सॉफ्ट हील्स होते हैं, जैसे नाइकी जूम हो गए, वेपर मैक्स हो गए। दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट मैराथन रनिंग शूज़। लेकिन आपको ये अवॉइड करने हैं वाइल डूइंग स्क्वाट, क्योंकि ये स्क्वाट आपको वो बेस ऑफ सपोर्ट, वो रिजिडिटी आपके हील में नहीं दे पाएंगे जो स्क्वाट के लिए ज़रूरी है। और जब आप हैवी वेट से ट्रेनिंग कर रहे हो उस वक्त स्टेबिलिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर इन केस आपके पास में वेट लिफ्टिंग शूज़ या सॉलिड रिजिड हील वाले शूज़ नहीं है तो आप बेयर फिट स्क्वाट कीजिए, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा रादर वेयरिंग ऐसे शूज़ जिनका हील सॉफ्ट हो। मेरे हिसाब से आपके पास में इन तीनों में से कोई एक शूज़ होने चाहिए लेग्स का वर्कआउट करने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा किसे स्क्वाट नहीं करना है। जो अपने आप को ज़बरदस्ती स्क्वाट पे पुश करते हैं उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, स्ट्रेंथ से मेरा मतलब था कोर। अगर कोई स्क्वाट करना चाह रहा है और वो अपना पोस्चर ही नहीं मेंटेन कर पा रहे वेट के साथ में, ओके, उन लोगों को स्क्वाट करना ही नहीं चाहिए। पहले उन लोगों को अपना पोस्चर ठीक करना है, फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करनी है, उसके बाद स्क्वाट करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि फ्लेक्सिबिलिटी इशू है या स्ट्रेंथ इशू है? क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कुछ लोगों को वो स्क्वाट करने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से उनका स्क्वाट हो जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इशू है या स्ट्रेंथ इशू है, कोर वीक है? बहुत ही सिंपल तरीका ऐसे पता करने का, अगर आप बिना किसी वेट के स्क्वाट कर रहे हो और आपका पोस्चर मेंटेन है, मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी इशू नहीं है, वहाँ पे क्या हो रहा है, कोर इशू है, कोर वीक है। जैसे ही आप वेट रख रहे हो और आप स्क्वाट करना चाह रहे हो, आपका पोस्चर खराब हो रहा है, आपका स्पाइन कर्वेचर टूट रहा है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी इशू होता तो विदाउट वेट भी आप नहीं बैठ पाओगे। बिना वेट के भी आपका स्ट्रक्चर, आपका न्यूट्रल कर्वेचर ऑफ स्पाइन ब्रेक हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि बिना वेट के अगर आप स्क्वाट कर रहे हो और आपका पोस्चर ख़राब हो रहा है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इशू है। और अगर बिना वेट के आप अच्छे से स्क्वाट कर पा रहे हो, मतलब आपका कोर वीक है। जैसे ही वेट आप अपने शोल्डर पे रख रहे हो, आपका कोर उसे संभाल नहीं पा रहा है। इसके अलावा और कौन स्क्वाट नहीं कर सकता है? जिन्हें नी इशू होता है, जिन्हें हिप इशू होता है, जिन्हें स्पाइन इशू होता है, ये लोग भी स्क्वाट अवॉइड करिए विथ वेट। अब नी से रिलेटेड जॉइंट इशू हो गए, टेंडन इशू हो गए, आर्थराइटिस जैसे, उन लोगों को तो स्क्वाट अवॉइड करना चाहिए विथ वेट्स। अनदर थिंग, सेम विथ हिप जॉइंट। अगर आपका हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल नहीं है या हिप जॉइंट में कोई इंजरी है, कई लोगों का हिप का अलाइनमेंट ऊपर नीचे होता है, पेल्विक टिल्ट होता है, उन लोगों को भी स्क्वाट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बराबर सिमेट्रिकल बैलेंस नहीं देगा। आपका अलाइनमेंट खराब होता रहेगा वाइल डूइंग स्क्वाट एंड आपका बैलेंस भी अच्छे से नहीं आएगा। कोई डीप इंजरी हो सकती है, जैसे पैरास्पाइनल मसल में, लंबोसैक्रम रीजन में, पेल्विक और प्यूबिक रीजन में। अब हम स्पाइन की बात करें, स्पाइन की कंडीशन जैसे कि काइफोटिक कर्वेचर हो गया, लॉर्डोसिस कर्वेचर हो गया, सोलियोसिस हो गई, इन लोगों को भी वेट के साथ में स्क्वाट अवॉइड करना चाहिए, सपोर्टेड मूवमेंट करनी चाहिए। अब हम नी की बात करें तो वेरस नी, वेल्गस नी, इन लोगों को भी स्क्वाट अवॉइड करना चाहिए। अब जिनको इतने सारे इशू है, स्पाइन का जैसा मैंने बताया, नी का इशू मैंने बताया, हिप का इशू बताया, ये लोग स्क्वाट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? यहीं पे इसी में लेग प्रेस मशीन्स काम आएगी। आइए देखते हैं। अब हम लेग प्रेस की बात करें, जिसका वेरस और वेल्गस नहीं होता है वो लोग प्रिकॉशन रख के लेग प्रेस कर सकते हैं। जिनका कोर वीक होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इशू होता है, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों को यहाँ पे लेग प्रेस में अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन उनको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि वो अपने कोर को स्ट्रेंथ करके स्क्वाट की तरफ, स्ट्रक्चरल मूवमेंट की तरफ बेसिकली फोकस करें और आगे बढ़ते रहे। अगर आपको स्पाइन इशू है तो आप यहाँ पे वेट का ध्यान रखते हुए लेग प्रेस कर सकते हो। लेग प्रेस की बहुत सी मल्टीपल मशीन्स है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कॉमन बताऊँगा सब में, जो आपका अपर बॉडी होता है वो सपोर्टेड होता है, स्पाइन के ऊपर लोड नहीं होता। जैसे कि अगर आप स्क्वाट में बारबल ट्रैप्स पे रखते हो तो वो आपके स्पाइन को कॉम्प्रेस करता है। ये चीज़ आपको लेग प्रेस में देखने नहीं मिलेगी। जो भी सपोर्टेड लेग प्रेस है, जैसे ये हो गया, वर्टिकल हो गया, वहाँ पे आपका स्पाइन रिलैक्स रहता है बोर्ड के ऊपर। आपको चेस्ट और बैक अर्च मेंटेन रखना है ताकि फोर्थ जनरेशन अच्छा हो। अगर वो नहीं भी हो रहा है तो आप कंफर्टेबली लेग से पुश कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका पुशिंग होना चाहिए वो हील से होना चाहिए, ना कि टोज से। अब मैं बताऊंगा लंजेस, कौन लंजेस कर सकता है। अगर आप स्क्वाट कर सकते हो, जो मैंने आपको कंडीशन बताई, जैसे बैलेंस हो गया, बॉडी अलाइनमेंट हो गया, नी स्पाइन की कंडीशन जैसे मैंने एक्सप्लेन, फिट होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, कोर स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो लोग लंजेस भी कर सकते हैं, वेट के साथ भी, विदाउट वेट के साथ भी। अब किन लोगों को लंजेस अवॉइड करना चाहिए?
जैसे कि मैंने आपको स्पाइन का इशू बताया, नी का इशू बताया, हिप जॉइंट का इशू बताया। जिन लोगों को स्क्वाट में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन लोगों को लंजेस में भी ध्यान रखना है कि ये वेट के साथ में लंजेस अवॉइड करें। लंजेस करने का एक सही तरीका भी बता दूँ। ऐसे तो बहुत सारे तरीके लंजेस करने के, मैं आपको 2 वेरिएशन बताता हूँ, फॉरवर्ड एंड रिवर्स लंजेस। तो रिवर्स लंजेस मेरे फेवरेट है, आपको मैं एडवाइस करूँगा कि वो कीजिए। सबसे पहला तो आपको बार अगर आप रखते हो तो आपका बार टैप करेगा, अगर डंबल आपने पकड़ा है तो वो शू लेस पे होगा। आपके नॉन वर्किंग लेग को पीछे रखिए एंड वाइल लंजिंग आपका पूरा बॉडी वेट फ्रंट फुट के हील पे होना चाहिए। अगर आप मेरा शोल्डर से अलाइनमेंट देखोगे तो वो मेरे हील पे बॉडी वेट है एंड फ्रंट फुट के हील पे से ही मैं खुद को उठा रहा हूँ विदाउट लूजिंग माई पोस्चर। मेरा न्यूट्रल कर्वेचर चेस्ट अप बैक आर्च मेंटेन है एंड वेट मेरे शू लेस के ऊपर है। 1 2 इस तरीके से। फॉरवर्ड लंजेस की बात करें, कुछ नहीं, आपको स्टेप फॉरवर्ड करना है। आप स्टेपिंग कितना करोगे, जब आप वॉक करते हो उससे थोड़ा ज़्यादा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसी स्टेप करोगे आपका बॉडी वेट आपको फ्रंट फुट के हील पे शिफ्ट करना है एंड पुश करके पीछे आना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी अगर आपका वेट रहेगा, आप बार से कर रहे हो तो वो भी आपके फ्रंट फुट के हील पे से अलाइंड होके पीछे आएगा। अगर आप फ्रंट में डंबल्स पकड़ के रखते हो वो भी फ्रंट फुट के शू लेस पे से पुश करके इस तरीके से आएगा। बस आपको न्यूट्रल कर्वेचर, बैक को राउंड नहीं करना है, चेस्ट अप बैक आर्च का ध्यान रखना है। नी अलाइनमेंट, आपका नी इस तरीके से और इस तरीके से बाहर नहीं जाना चाहिए। हिंज जॉइंट है तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दैट्स इट। मेरे दोस्त है आदित्य प्रभु, उनकी हाइट है 6.5। जब वो लंजेस करेगी या स्क्वाट करेगी, उनकी लिम्ब भी काफ़ी लंबी है। जब वो स्क्वाट या लंजेस करेंगे तो उनका नी उनके टोस के आगे जाएगा। उनकी लिम्स का साइज उतना बड़ा है, डेफिनेटली उनके बॉडी के अलाइनमेंट के हिसाब से उनका नी उनके टोस को जॉइन करेगा। ज़रूरी ये नहीं है कि नी आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका बॉडी वेट हील पे है या नहीं। वाइल डूइंग एंटायर स्क्वाट, वाइल डूइंग एंटायर लंजेस, ऊपर से नीचे जाते समय, नीचे से ऊपर आते समय बॉडी वेट सिर्फ और सिर्फ हील पे रहना चाहिए। आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अब जो लोग लंजेस नहीं कर सकते उनका ऑल्टरनेट एक्सरसाइज क्या रहना चाहिए, बेरस और वेल्गस, जिनका इशू होता है वो कितना सीवियर है उसके ऊपर तो डिपेंड होता ही है। प्लस नी जॉइंट है तो आपको अवॉइड करना चाहिए लंजेस जैसी एक्टिविटी। आपको मैं ऑल्टरनेट एक्सरसाइज क्या करना चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। सिंगल लेग प्रेस, कुछ इस तरीके से आप करोगे। आपको क्या करना है, जो आपको वर्किंग लेग है उसको आपको प्लेस करना है, नॉन वर्किंग लेग को आपको नीचे हैंग रखना है। आप चाहे तो ऊपर भी हैंग रख सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है मशीन पे। एंड चेस्ट अप बैक आर्च, न्यूट्रल कर्वेचर मेंटेन करना है। डाउन, पुश। व्हाइल पुशिंग यू हैव टू फोकस, आपका बॉडी वेट पूरा प्रेशर हील पे हो। 2 3 4, एक्सेल इनहेल, 5 6। आप सिंगल लेग प्रेस कर सकते हो, ये बहुत बेटर ऑप्शन है। और आप वेट के साथ में सिंगल लेग को नहीं ट्रेन कर पा रहे, जैसे लंजेस जैसी एक्टिविटी में, आप उसे लेग प्रेस पे अच्छी तरीके से पुश कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नी एक्सटेंशन की। ये एक्सरसाइज किसे करनी चाहिए? सबसे पहला तो जो स्क्वाट कर सकता है, लंजेस कर सकता है, वो ये एक्सरसाइज इजीली कर सकते। पीपल जिनको नी इशू है वो अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर आपको स्पाइन इशू है, हिप इशू है, तो ये एक्सरसाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये आइसोलेशन मूवमेंट है, सिंगल जॉइंट मूवमेंट है जिसमें सिर्फ नी जॉइंट यूज़ होती है एंड ये आपके क्वाड्स के मसल्स के लिए। आपको इस पर कुछ चीज़ों का जो बेसिक ध्यान देना है। आपका नी, ये जो मूव मशीन का रोटेटिंग पॉइंट है, फलक्रम इसे कहा जाता है, आपका नी जॉइंट इससे मैच होना चाहिए। आपके फुट बराबर आप अपने अलाइनमेंट के हिसाब से लॉक करो ताकि वो आपके लोअर शिन बोन से लेके शूज लेस के बीच में लॉक रहे। अब जिनको वेरस और वेल्गस नहीं है वो ये जो एक्टिविटी कर सकते हैं क्वाड्स को ट्रेन करने के लिए। यहाँ पे आपको दोनों को साथ में भी ट्रेन कर सकते हो और सिंगल लेग भी ट्रेन कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर गोल एंड योर कंडीशन। अब किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए? जिनको आर्थराइटिस या नी इशू है, जहाँ पे या नी जॉइंट का कोई इशू है, टेंडन पेन है, उन लोगों को ये एक्टिविटी अवॉइड करनी है, क्योंकि ये टेंडन के ऊपर बहुत लोड क्रिएट करती है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है, आप इसके अंदर टाइम एंड रिटेंशन का फोकस कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैं बताऊँगा जो लोग ये नहीं कर सकते उनके लिए ऑल्टरनेट क्या रहेगा। तो जो लोग नी एक्सटेंशन नहीं कर सकते उनके लिए बेस्ट वेरिएशन क्या है, जहाँ पे क्वाड्स को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, वो है वॉल चेयर। यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है
कि आपने नी जॉइंट से थोड़ा आगे अपने हील को प्लेस रखा है। आप नीचे भी रख सकते हो, लेकिन इंजरी को अवॉइड करने के लिए थोड़ा आगे रखिए। आपके हिप की पोजीशन आपके नी जॉइंट से अलाइन होनी चाहिए। आपको इस पोजीशन में बैठना है। अगर आपको आर्थराइटिस जैसे कोई इशू है, आप अपने कन्वीनियंट और अपने कंफर्ट के हिसाब से रेंज डिसाइड कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट यहाँ पे नी जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन आपके कॉर्ड्स के मसल के ऊपर आइसोमेट्रिक प्रेशर काफ़ी अच्छा आ रहा है। आप इस तरीके से कॉर्ड्स को ट्रेन कर सकते हो। यहाँ पे मूवमेंट कोई भी नहीं हो रही और मसल के ऊपर लोड काफ़ी अच्छा आ रहा है। सो जिन्हें नी इश्यूज़ है उनके लिए बहुत अच्छा वेरिएशन है आर्थराइटिस जैसे के लिए। और कोई सीवियर कंडीशन है तो डेफिनेटली आपको इसको भी अवॉइड करना होगा। गाइडेंस में रह के करिए। सिंगल लेग तो अवॉइड कीजिए। काफ रेजेस, यहाँ पे भी आप वेट को अपने स्पाइन पे लोड करते हो कुछ इस तरीके से। चेस्ट अप बैक का जो स्क्वाट का ऑलमोस्ट पोजीशन होता है इसी तरीके से। एंड हिल एलिवेटेड दिस। जो लोग स्क्वाट कर सकते हैं वो स्टैंडिंग अनसपोर्टेड काफ रेजेस भी कर सकते हैं बाबल के साथ। अब बात करते हैं जो लोग नहीं कर सकते। सबसे पहला नी इशू है, स्पाइन इशू है, आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। हिप इशू है, आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। आप लोगों के लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या रहेगा? स्पाइन की अगर कोई कंडीशन की वजह से आप स्टैंडिंग काफ रेजेस अनसपोर्टेड बारबल पे नहीं कर सकते तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको लेग प्रेस की मशीन पे पूरा पीछे लेके जाना है। आपके फुट को आपको पुश करना है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो अब लोड मेरे स्पाइन के ऊपर नहीं है। टोस को आपने नीचे पॉइंटर पे रखा, लोअर बेस ऑफ पे, डाउन अप, 1 2 3 4 5। आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ पे आपकी स्पाइन के ऊपर कोई लोड नहीं आ रहा है और यहाँ पे आप अपने काफ्स को काफ़ी एफिशिएंटली ट्रेन कर रहे हो। मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना है अगर आप स्टैंडिंग काफ रेजेस नहीं कर सकते तो सीटेड कीजिए। यहाँ पे आपको मैं डिफरेंस बता दूँ। स्टैंडिंग में काफ्स का दूसरा मसल काम करता है, बड़ा मसल जो कि सुपरफिशियल मसल है जिसका नाम है गैस्ट्रोनोमियस। और सिटिंग में जब आप काफ्स को ट्रेन करते हो तो सोलियस डीप मसल ज़्यादा इफेक्टिवली ट्रेन करता है। तो जब खड़े रह के कर रहे हो एक डिफरेंट मसल फाइबर ग्रुप एक्टिवेट हो रहा है, एंड जब आप बैठ के कर रहे हो आप छोटे मसल्स को टारगेट कर रहे हो। तो दोनों एक्सरसाइज सेम आपको रिजल्ट तो देगी नहीं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है लेग स्ट्रेट, नी जॉइंट को स्ट्रेट करके जो काफ रेजेस करोगे आपके बड़े मसल्स के लिए, गैस्ट्रोनोमियस के लिए। और जब आपका नी जॉइंट बेंड होगा तो आप डीप मसल सोलियस को ट्रेन करते हो। तो ये दो अलग अलग मसल्स है। इसीलिए जो लोग कहते हैं स्टैंडिंग नहीं कर सकते तो सीटेड करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों अलग अलग मसल है, इसीलिए आपको दो अलग अलग एक्टिविटी करनी है। स्टैंडिंग का रिप्लेसमेंट अगर आपको कुछ करना है तो आप ये कर सकते हो। लेग कर्ल, जो लोग स्क्वाट सही तरीके से वेट के साथ कर सकते हैं वो लेग कर्ल भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको ना फ्लेक्सिबिलिटी इशू होगा ना उनको जॉइंट इशू है, वो लोग लेग कर्ल भी कर सकते हैं। तो लेग कर्ल करने का सही तरीका पहले तो नी फल्क्रम से मैच होना चाहिए। ये आपका कुछ ऐसा प्लेसमेंट होके दिस इज द मूवमेंट ऑफ लेग कर्ल। अब कौन लोग लेग कर्ल नहीं कर सकते? डेफिनेटली जिनको नी इशू होगा उनको लेग कर्ल अवॉइड करना है, स्पेशली टेंडन पुल हो गया या जॉइंट पेन हो गया। अगर आपको मूवमेंट करते वक्त पेन हो रहा है तो आपको लेग कर्ल भी अवॉइड करना है। आपको वही मूवमेंट करनी है जो पेन फ्री हो, आप उसी में अपने आप को इम्प्रूव करोगे। अगर कोई मूवमेंट करते वक्त आपको जॉइंट में पेन हो रहा है, आपको मूवमेंट अवॉइड करनी है। तो सेम अगर आपको नी इशू है तो आप ये मशीन अवॉइड करोगे। अगर आपको स्पाइन इशू है, हिप इशू है, तो आप लेग कर्ल कर सकते हो। वहाँ पे आपकी स्पाइन के ऊपर लोड नहीं है, जो कुछ भी लोड है आपके पैरों पे आ रहा है, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स पे आ रहा है। यहाँ पे आपका नी लॉक होके, थाइज लॉक होके बस आपके पुल करना है। ये मेरे लॉर्डोसिस, काइपोटिक स्पाइन कर्वेचर से रिलेटेड नहीं है। अगर ये मशीन है तो आप लेग कर्ल कर सकते हो। इशू की वजह से लेग कर्ल नहीं कर सकते, वो हैमस्ट्रिंग को कैसे ट्रेन कर सकते? हैमस्ट्रिंग एक ऐसा मसल है, मैं ऐसे कहता हूँ कि हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और लोअर बैक तीनों भाई है। तीनों कॉन्ट्रैक्ट होगे तो साथ में होगे, तीनों स्ट्रेच होगे तो साथ में होगे। आप उनमें से किसी एक को डीएक्टिवेट करके आप सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्शन कर ही नहीं पाओगे। हैमस्ट्रिंग एक बायोआर्टिकुलेट मसल है। बायोआर्टिकुलेट मसल मतलब एक से ज़्यादा जॉइंट क्रॉस करने वाला। तो हैमस्ट्रिंग हमारा हिप जॉइंट भी क्रॉस करता है, नी जॉइंट भी क्रॉस करता है। मीन्स आप अगर उसका मूवमेंट देखोगे तो उसका फंक्शन है नी को बेंड करना और हिप को स्ट्रेट करना। जिन लोगों को नी जॉइंट का इशू है वो नी बेंडिंग एक्टिविटी जैसे लेग कर्ल हो गया वो नहीं कर सकते, तो उन्हें फोकस करना है दूसरे जॉइंट पे, जैसे कि हिप जॉइंट। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट इज वन ऑफ द वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर हैमस्ट्रिंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्लूट्स और लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग तीनों भाई है, साथ में काम करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। यहाँ पे आपको वेट के एज क्लोज एज पॉसिबल जाना है। आपको पैरों को हिप पे चांस रखना है,
बारबल पे ग्रिप आपकी शोल्डर विथ होनी चाहिए, चेस्ट अप बैक आर्च, न्यूट्रल में कर्वेचर ऑफ स्पाइन मेंटेन रखना है, बॉडी वेट आपका हील पे होगा। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करते समय आपको बॉडी वेट हील पे मेंटेन रखते हुए वेट आपका शू लेस के ऊपर ही ट्रैवल करना चाहिए। न्यूट्रल कर्वेचर मेंटेन रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका बॉडी वेट हील पर हो और आपका जो वेट आपने उठाया वो शू लेस के ऊपर। विदाउट बेंडिंग योर नी जॉइंट आपका हिप पीछे ट्रैवल करना चाहिए। आप देख सकते हो मेरा न्यूट्रल कर्वेचर ऑफ स्पाइन मेंटेन है। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बेंड हो सकते हो। यहाँ पे आप आपकी हिप एक्सटेंशन करते समय हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर सकते हो। ग्लूट्स और लोअर बैक इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज दे आर कनेक्टिंग टिश्यू। इस एक्सरसाइज में ये तीनों काम करेंगे, लेकिन स्टिफ लेग रखने की वजह से हैमस्ट्रिंग पे भी अच्छा खासा लोड आएगा। इसके अलावा दो और एक्टिविटी आप कर सकते हो, जैसे कि हिप थ्रस्ट हो गया और स्ट्रेट लेग हिप थ्रस्ट हो गया, जहाँ पे आपको नी जॉइंट को नहीं हिप जॉइंट को यूज़ करना है एंड उसके थ्रू आप हैमस्ट्रिंग ट्रेन कर सकते हो। और ये रहे हमारे पंप एंड रिप डैनी जी। आई होप आपको वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिली हो और कुछ चीज़ें अगर रह गई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम आपके वो डाउट क्लियर करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट फिट।